हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी का घरी पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि एसिड क्या होते हैं, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखे थे, कैसे हम लोग एसिड और बेस को जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था आर्हेनियस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट देखा था और आखिरी में हमने देखा था कि एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वीक होते हैं और इनको कैसे पहचानें। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से फटाफट आप लोग पेन, कॉपी, नोटबुक वगैरह जिसमें आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसको लेके बैठ जाइए। हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा एक और जो मैं हमेशा कहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। ये देखो, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, ये किसी भी जो हमारे पास एसिड है या बेस है उनके बारे में हमको थोड़ा सा बताता है। उसके बारे में बताता है कि कितना ज़्यादा ये हमको H+ दे सकता है और कितना ज़्यादा जो है OH- दे सकता है। तो अगर हम लोग बात करें बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसको सबसे पहले the number of replaceable hydrogen atom in acid is called its basicity। समझ में आ गया? the number of replaceable hydrogen atom in acid इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए रब करता हूं, क्योंकि हम लोग जो है बेसिसिटी ऑफ एसिड को पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक जो है वो एसिडिटी ऑफ बेस हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इनकी बात करें तो देखो, पहले हम लोग HCl की अगर बात करें तो HCl जब आयोनाइज होता है वाटर में, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, एक्वस लिख लेता हूं, तो यहाँ पे H+ और Cl- में ये टूट जाता है। ठीक है, अगर मैं H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करता हूं एक्वस, तो यहाँ पे 2H+ प्लस Cl- मिलता है। वैसे ही सेम एज इट इज अगर H3PO4 को मैं एक्वस करता हूं तो यहां से मेरे को 3H+ और Cl- मिलता है। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रिप्लेसेबल है, तो यहां पे अगर देखेंगे तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। यहां पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है? 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो यहाँ पे जो टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे तो सभी रिप्लेसेबल है, लेकिन कुछ ऐसे एसिड है जहाँ पे हाइड्रोजन बहुत सारे दिखेंगे लेकिन रिप्लेसेबल नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं CH3COOH। ठीक है, ये जो है एसिडिक एसिड है, यहाँ पे रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है वो केवल एक ही है, ये है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। इसकी बेसिसिटी कितनी? 1। इसकी कितनी? 2। इसकी कितनी? 3। और इसकी जो है CH3COO- और H+ में टूटता है तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी ओनली 1। इसकी बेसिसिटी 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी होता है कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं H3BO3। अब ये देखो, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो है एसिड है हमारे पास H3BO3, एक क्या है? एसिड है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? एक भी नहीं, इसके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाटर में से एक H+ को निकाल लेता है, ये वाटर से निकालता है। ठीक है, तो ये कितने H+ दे सकते हैं? ये केवल एक H+ दे सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो बनता है वो होता है BOH4 बनता है। इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज और यहां पे जो होता है एक H+ मिलता है। अगर इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाए तो कुछ ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है और यहाँ पे H+ कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगा? 1। ठीक है, तो बेसिसिटी एक्चुअली आपने क्या समझा? अभी हमने केवल इतना समझा कि जितने भी हाइड्रोजन
रिप्लेसेबल होगा, या जितने भी हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा उतने ही जो होंगे उसकी बेसिसिटी होगी। तो वन बाय वन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल था। पहला जो है यहाँ पे देखो, इसका अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो H और Cl है, तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक H बाहर निकल जाता है। तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है। अगर हमने इसको देखा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। मैं इसका ड्रॉ करके बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सबको समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो सल्फर कुछ ऐसा होता है, देखो 4 जो है यहाँ पे सल्फर मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पे कितने होगा, एक H और यहाँ पे एक H। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ये वाला जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये वाला ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन अगर वो जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ, या फिर वो जुड़ा हो नाइट्रोजन के साथ, तो इतने सबसे हाइड्रोजन का निकलना बहुत इजी हो जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड जो है ब्रेक करता है। समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन कहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, यहाँ से बहुत इजीली बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है, मैंने अभी जस्ट बताया। तो यहाँ पे कितने का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो एक और ये 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2H+ निकल सकता है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, SO4-2, क्योंकि यहाँ से प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस अपेयर होगा। तो यहाँ पे SO4-2 बनेगा। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आता है। ये कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होता है, इसके लिए मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी बता दिया है कि हाइड्रोजन जब भी बाहर निकलता है उसके ऊपर क्या होगा। अगर हाइड्रोजन कभी भी किसी भी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज अपियर होता है, पॉजिटिव चार्ज अपियर होता है। ये मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में बताया है। आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ, 2 पॉजिटिव यहाँ पे अलग हुआ, ठीक है। थर्ड वाले को अगर देखें तो थर्ड वाले में देखो H3PO4, H3PO4 को अगर मैं ड्रॉ करूं H3PO4 तो H3PO4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो इस तरीके से 3H+ जो है बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब 3H+ प्लस PO4-3 ये बन सकता है। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3H+। अब अगला जो है एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है हमारे पास CH3COOH। तो इसको देखो CH3, ये जो है CO, ये OH, तो ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे इसको ज्यादा एक्सपेंड करें तो यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये देखो CH3 यहाँ तक का जो है CH3, C, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर, ये वाला ऑक्सीजन ये, और ये हाइड्रोजन ये। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको देखो, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ से इजीली ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन तीनों हाइड्रोजन को देखूं तो ये किससे अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये ब्रेकेबल नहीं है, उतना ज्यादा इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। जब ये ब्रेक होगा ही नहीं तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो ओनली जो है 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल, और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। और हमारे पास जो बनेगा HCH, ये H और ये C+O, और ये हो गया O, इसके ऊपर माइनस, और ये प्लस H+। कुछ इस तरीके से हमको ये बनता हुआ दिखेगा। और यहां से हमने देखा केवल एक H+ बाहर निकलता है। सो दिस इज मोनोबेसिक एसिड। समझ में आ गया, ये मोनोबेसिक एसिड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये C है, +1O, और ये O, और ये हो गया H, और इसके साथ डायरेक्ट H लगा है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसको जब हम ब्रेक करवाएंगे तो यहाँ पे आप देखो कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ अटैच है मतलब ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो इतना जल्दी इजीली टूट नहीं सकता।
ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था किसके किसके साथ इजीली टूट सकता है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन लोगों के साथ इजीली जो है हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये O के ऊपर माइनस और यहाँ पे हो गया H प्लस H प्लस। तो ये भी जो है हमारे पास क्या हो गया, एक मोनोबेसिक एसिड हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है बेसिसिटी को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो कहानी है ये थोड़ी सी लंबी है। जैसे BO3 में अगर हम बात करें तो बोलॉन हो गया, ये OH एंड ये OH, समझ में आ गया, ये OH और ये OH। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो H है यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको H, ये H जब वाटर के कांटेक्ट में ये मॉलिक्यूल आएगा तो ये H बाहर नहीं निकलते। ठीक है, यहाँ पे ये बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ पे इसको देखो, बोलॉन को देखो तो बोलॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलॉन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। एंड एवरी एलिमेंट रिक्वायर्ड मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ लिया है, ऑक्टेट क्या होता है। कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखो बोलॉन के पास अगर हम देखें, देखो इस स्ट्रक्चर को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। बोलॉन, इसका एटॉमिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने 9th में सीख लिया है। अगर उसकी बात करें तो इसका देखो एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब 5 की अगर बात करें 5, तो यहाँ पे देखो इसको ब्रेक कैसे करें, 2 और 3, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितने बॉन्ड बना सकते हैं, देखो 3 है तो 3 ही बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल बोलॉन के पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे देखो टोटल अगर हम लोग बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी देता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ से H प्लस और O माइनस के फॉर्म में टूट जाता है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, HOH था, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब ये बॉन्ड टूट गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और प्लस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है OH माइनस जो है यहाँ पे इसके साथ अटैक करेगा और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जब यहाँ पे इसके साथ अटैक करके बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है, BOH, ये OH, ये OH एंड ये OH। तो यहाँ पे देखो क्या बना, BOH होल 4। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, BOH 4। ठीक है, और यहाँ से जो H प्लस बाहर निकला था वो यहाँ पे H प्लस। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कितने H प्लस देते हैं, ओनली 1 H प्लस विल गिव BH3BO3। तो ये क्या होते हैं, एक मोनोबेसिक एसिड होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने बेसिसिटी को समझ लिया। अगला जो है थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस को हम क्या बोलेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ions present in a molecule is said to be its acidity।
हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी इट्स एसिडिटी। तो यहाँ पे देखो NaOH, ये जब आयनाइज होगा Na प्लस OH माइनस होगा, KOH, इसकी बात करें तो K प्लस OH माइनस देगा, CaOH होल ट्वाइस, तो ये क्या होगा Ca+2 प्लस OH माइनस 2 OH माइनस देगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कितने OH माइनस निकल रहे हैं, तो यहाँ पे है 1, तो ये क्या होगा मोनो एसिडिक बेस, या इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी एसिडिटी इक्वल टू 1, एसिडिटी इक्वल टू 1। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कितने OH मिले, ओनली 1 OH मिले, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, एसिडिटी इक्वल टू 1। समझ में आ गया। यहाँ पे देखेंगे इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 मिले, मतलब एसिडिटी इज इक्वल टू 2। वैसे सेम एज इट इज अगर देखेंगे AlOH होल थ्राइस, तो यहाँ पे 3 OH हमको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास Al+3 होता है प्लस OH माइनस, और यहाँ पे होगा 3, तो यहाँ पे जो है एसिडिटी कितनी होगी, एसिडिटी दैट इज 3। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो है हमने टॉपिक कवर कर लिया, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड बेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। बाय।